हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और हम बात कर रहे थे डॉक्टर कृष्ण राज से प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में। और हम अभी तक जो 7 पिलर्स हैं किसी भी बिजनेस को, और हमारा डेंटल क्लिनिक भी एक बिजनेस ही है, उसमें से हम दो दो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो हमारी प्लेस के बारे में कि आपका क्लिनिक आखिरकार किस प्लेस पे होना चाहिए। दूसरा हमने डिस्कस किया कि प्राइसिंग को लेके कि आप अपने सर्विस के प्राइस के पैरामीटर्स को जब डिसाइड कर रहे हो किन किन बातों को ध्यान रख सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं अपने जो थर्ड पिलर के बारे में कि आपने जो अपना क्लिनिक है उसमें सर्विसेज कौन कौन सी देनी है। आपको सोच के ये शायद जोक लगेगा कि यार सर्विसेज तो सारी देनी है, हम किसी पेशेंट को मना थोड़ी करेंगे। लेकिन एक्चुअली हमें अगर मना नहीं करना, हमें कंसल्टेंट बुला सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपने बहुत ज्यादा उसको फोकस नहीं करना। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। रिसेंटली हमारा एक ऑर्थो बैच चल रहा है जिसमें हम ऑर्थो सिखाते हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट मेरे पास आया, 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं उनके पास, वेस्ट बंगाल में उनका क्लिनिक है। एंड ही सेड टू मी कि इन 7 to 8 मंथ्स ही कुड नॉट कैच अ सिंगल पेशेंट, या कोई एक सिंगल पेशेंट को टर्न अप नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ कि इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स कर लेता हूँ, ऑर्थो तो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपका आप एक सिंगल ऑर्थो पेशेंट नहीं कन्वर्ट कर पाए, या ये हो सकता है कि आपने एक बेकार एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो जहां पे वो अपने टीथ को वैल्यू ही नहीं कर रहे। नहीं तो एक ब्रेसिस तो बिना चाहे बिकने वाली चीज है। दूसरा, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद आपको कन्वर्जन स्किल्स नहीं हो आपके अंदर, तो आप इम्प्लांट कैसे बेच लोगे? इम्प्लांट तो और ज्यादा मनी इंटेंसिव चीज है। तो अकॉर्डिंग टू मी उसका क्लिनिक अभी इम्प्लांटोलॉजी प्रैक्टिस के लिए नहीं है। लेकिन हम फेसबुक से, अपने कुलीग से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, हम डिफरेंट कोर्सेज कर लेते हैं। जब कोर्सेज कर लेते हैं फिर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ये गलती करी। जब मैंने नया नया इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स किया 2017 में, मेरा क्लिनिक एक्चुअली इम्प्लांट्स को लेने लायक, या मेरा जो पेशेंट आ रहा है वो इम्प्लांट को ना समझने वाला था, और मैं उसको इम्प्लांट सिखाता और उसके बाद वो एफपीडी से भी चला जाता। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैंने भी करी होंगी, डॉक्टर कृष्णराज ने भी करी होंगी। हम आज उनको डिस्कस करेंगे कि क्या सारी सर्विसेज हमारे पास होनी चाहिए, या हमारे को अपना जो टारगेट ऑडियंस है, हमारे पास किस तरीके का पेशेंट आ रहा है, उस चीज के ऊपर ध्यान में रख के हमें सर्विसेज डिसाइड करनी चाहिए। तो डॉक्टर कृष्णराज, मैं आपके व्यूज स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या सर्विसेज सारी सर्विसेज क्लिनिक में होनी चाहिए, या सारी सर्विसेज पे फोकस करना चाहिए, या क्लिनिक एक टारगेट ऑडियंस के हिसाब से सर्विसेज को फोकस करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हाय, गुड इवनिंग डॉक्टर रोहित, गुड। एंड इट्स वेरी नाइस अगेन टू कैच अप फॉर वन मोर एपिसोड ऑफ आवर सीरीज. ये जो क्वेश्चन आपने पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट है. द रीजन बी, जब हम डेंटल क्लिनिक खोलते हैं, अधिकतर मैंने देखा है एक एंडोडोंटिस्ट क्लिनिक खोलता है, उसके सारे बिजनेस आरसीटी से आते हैं. पेरियोडोंटिस्ट क्लिनिक खोलता है, उसका फोकस हमेशा पेरियो में रहता है. ऑर्थोडोंटिस्ट क्लिनिक खोलता है, उसके हमेशा फोकस जो है बहुत सारे ऑर्थो बिल्डअप. लेकिन अगर आप डेंटल क्लिनिक खोलते हो तो ये जरूरी है कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो सारे डिपार्टमेंट से आए. तो एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस वही है जो एक ब्रांच पे डिपेंडेंट ना हो. नॉर्मली हम ये जानते हैं कि प्रोस्तो, एंडो और ऑर्थो, ये तीन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री. अभी इम्प्लांट्स भी है. लेकिन अगर इम्प्लांट के ऊपर या प्रोस्तो के ऊपर या ऑर्थो के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा था कि आपका से फॉर एग्जांपल 50-60% रेवेन्यू एक ही डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो एक एक महीना अगर वो डिपार्टमेंट नहीं चला तो आपका 50% का बिजनेस वॉलेटिलिटी हो जाएगा, जो बिजनेस के लिए बहुत खराब है. बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कंसिस्टेंसी है. और कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन होगी जब हमारा रेवेन्यू सारे डिपार्टमेंट से आने लगे. तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हर डेंटिस्ट को सारे अपने डिपार्टमेंट्स को प्रमोट करने चाहिए. लेकिन अपने मार्केट को समझना बहुत ही जरूरी है. ये नहीं है कि आप सिर्फ इम्प्लांट को पुश करें या सिर्फ प्रोस्थेटिक्स को पुश.
इम्प्लांट तो इम्प्लांट है, क्योंकि हम इम्प्लांट को इसलिए पुश कर रहे हैं क्योंकि हमें वी बिलीव कि इम्प्लांट इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ, ना इसलिए नहीं कि उसमें हमारा मार्जिन ज्यादा है, उसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, ऐसा नहीं। अगर हमको लगता है कि अगर आप कन्विंस्ड हो कि इम्प्लांट इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ, तो आप नेचुरली एक पेशेंट को मिसिंग टूथ हो चाहे वो कोई भी हो, एक ऑप्शन तो देंगे ही देंगे। जब आप इस तरीके से पेशेंट को सर्विस देते हो, इस माइंडसेट से, इस भावना से अगर आप बात करते हो, तो हमें समझ में नहीं आता कि पेशेंट जो रोहित सर आपके क्लिनिक में भी है, मेरे क्लिनिक में भी, किसी बहुत सारे लोगों के क्लिनिक्स में ऐसे पेशेंट्स होंगे जो एक्चुअली अफोर्डेबल नहीं है, पर एक बात से कन्विंस हो गए तो कहीं से जुटा करके जो है 1 महीना 2 महीना डिले भी कर रहे हैं, लेकिन पैसे जुटा करके अपने से ट्रीटमेंट कराएं। तो मेनली इनका जो है ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे ट्रीटमेंट को, हमारे ओपिनियन को, हमारे एडवाइस को वो कितना वैल्यू देते हैं। इसीलिए हर कोई डेंटिस्ट को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट प्लानिंग करता है, वो हर एक चीज जो वो ट्रीटमेंट के आसपास हो, उसके एडवांटेजेस हो, उसके डिसएडवांटेजेस हो, साइड इफेक्ट्स हो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट हो, उसके लोकल पॉजिटिव इफेक्ट्स, सिस्टमिक पॉजिटिव इफेक्ट्स, ये सारे कुछ पेशेंट्स को समझाने के लिए सीक्वेंसिंग ऑफ ट्रीटमेंट प्लान, इस सब की समझ वो डॉक्टर में होनी चाहिए। तब जाके आप पेशेंट को एक होलिस्टिक एजुकेशन दे पाए। उसके बाद जो है पेशेंट जो फिर फ्रीली डॉक्टर के साथ बोलना चाहिए, डॉक्टर साहब मैं इम्प्लांट का जितना मेरी हैसियत नहीं है और आई कैन नॉट अफोर्ड, यू कैन ऑलवेज गिव ऑप्शन ऑफ एफपीडी, यू कैन ऑलवेज गिव ऑप्शन। as a business consultant, when I consult, I can give you many, बहुत सारे examples मेरे ऐसे हैं जब मैं क्लिनिक में अपने बिजनेस रिव्यू करता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि ये पेशेंट कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, सर इसको तो मैंने बोला था सर वो नेक्स्ट वीक आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वो नेक्स्ट महीना आके कराएंगे। चलो सेकंड पेशेंट, ये क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, नहीं नहीं सर इसके जो है ना घर में शादी है, वो खत्म करके वो 2 हफ्ते में आएगा। तीसरे को कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, नहीं नहीं ये तो सर वो अपने हस्बैंड को पूछ के बताएंगी, तो उनको बोले कि 10 दिन के बाद कॉल करो। चौथे को क्या हुआ, सर वो बोले कि वो उतना अफोर्डेबल नहीं है ये। तो डॉक्टर के पास हर पेशेंट क्यों ट्रीटमेंट नहीं कराया इसका एक्सक्यूज हमेशा होता है। इससे नुकसान सिर्फ डॉक्टर को होता है, क्लिनिक को होता है। तो आपको समझिए, अपने मार्केट को समझिए कि सच रीजन क्या है। ये जो अगर आप बोल रहे हैं वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई वजह होना चाहिए। अगर पेशेंट बोलता है कि नहीं सर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, समझो कि ये सच है या गलत है। कोई भी डायरेक्टली डॉक्टर को नहीं बोलेगा आपकी एक्सप्लेनेशन मुझे पसंद नहीं आई, या आपका कॉस्ट जो है मुझे ठीक नहीं लगा, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन हमें ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा पेशेंट हमसे क्या चाह रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर पेशेंट कम पैसे वाला ट्रीटमेंट चाह रहा है तो हम उसको इम्प्लांट वाला ऑप्शन ही ना दें। हम एजुकेशन तो हर पेशेंट को हर तरीके के ट्रीटमेंट का एजुकेशन देना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन जो पेशेंट डिसीजन लेता है और जिसकी तरफ जा रहा है उसको सपोर्ट करना एक गुड डेंटिस्ट की साइन ऑफ अ गुड डेंटिस्ट। तो दिस व्हाट आई लर्न। तो सर सर एक चीज तो मैंने भी लर्न करी है, सोशल मीडिया भी टू वो स्वॉर्ड है। कुछ चीज सिखाती भी है, कुछ गलत भी सिखा देती है। तो जैसे एक फेमस ग्रुप है एंडो हवेली, जिसके अंदर बहुत सारे आरसीटी एंथुजियास्ट अच्छे अच्छे केसेस डालते हैं, पाइकल पफ बने हुए डालते हैं। तो मेरे को भी शौक हुआ कि भी मेरी भी आरसीटी ऐसी होनी चाहिए। सो आई इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी। इवन मैंने एक माइक्रोस्कोप खरीदा, पहले अंबाला मेड खरीदा उसको, क्योंकि सस्ता था। फिर अंबाला मेड से पता लगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है इसके अंदर। आई स्पेंट 1.5 लाख ऑन अंबाला मेड। फिर उन्होंने कुछ कहा कि इस पे 20-25 हजार रुपए कुछ और लगा लो, इट विल बिकम बेटर। मैंने वो भी लगाए। फिर मैंने दो चार और लोगों से पता किया कि यार अंबाला मेड तो बेकार है, यू शुड बी स्टार्टिंग रेंज इज लेबोमेड, जो 5 लाख रुपए का है। मैंने फिर बैंक से लोन लिया, लेबोमेड का वो लगाया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरी प्रैक्टिस तो माइक्रोस्कोपिक आरसीटी है ही, आई हैव अ मास प्रैक्टिस। उसमें एक पेशेंट करने के लिए मेरे को 3 गुना टाइम लग रहा है।
एंड माई पेशेंट इज नॉट रेडी टू गिव मी 3 times, क्योंकि Of वो course. उसके लिए आरसीटी आरसीटी है, माइक्रोस्कोपिक आरसीटी इज नॉट। तो एक लर्न मतलब कि जब मैं अपनी आरसीटी उसके अंदर देखा करता था या कर रहा था, खुशी तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा घर तो पैसे से ही चलना था। बिल्कुल तो सही। आई लेफ्ट कि भाई मैंने कहा कि भाई ये माइक्रोस्कोप एक आध पेशेंट उलझा लेंगे कि माइक्रोस्कोपिक आरसीटी के लिए है, लेकिन एक ये गलत मेरी इन्वेस्टमेंट हुई जिसका मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। फिर ओवर द इयर्स हमने उसको यूज करने के लिए मेरी वाइफ को इंटरेस्ट आया, नाउ शी डज प्रैक्टिस। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अर्निंग ज्यादा कर रहा हूँ, बल्कि मेरे को तो एज अ बिजनेसमैन अगर मैं उसको बाहर से देखूं तो मुझे जीरो लगता है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया और पैसा अर्न कम किया। सो मेरी प्रैक्टिस माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिस के लेवल की नहीं थी। ऐसे बहुत सारे और भी मिस्टेक्स करी मैंने, जैसे स्माइल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर खरीद लिया। मेरी क्लाइंट अगेन मास प्रैक्टिस की थी, उसमें प्राइस इज द फर्स्ट फैक्टर जो मेरा पेशेंट सोचता है। हम्म। किसी के लिए हो सकता है सर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपका पेशेंट फर्स्ट फैक्टर प्राइस नहीं सोचता, लेकिन मेरा सोचता है। तो उसके अंदर भी मैं कन्वर्जन नहीं लेके आ पाया। तो ओवर टाइम से मतलब कि फेसबुक ने मेरे को कई चीज सिखाई भी और कई चीज मेरी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी करा दी। तो क्या ऐसे फोम ऑफ फियर ऑफ लूजिंग मिसिंग आउट जैसे में पढ़ना चाहिए अपने अपने क्लिनिक के अंदर नई सर्विस लेके आने के लिए, या मतलब कि कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं कि आप ये जज कर सके कि क्या ये माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिस या नई स्माइल डिजाइनिंग प्रैक्टिस मेरे क्लिनिक के लिए है या नहीं है, ये जज किया जा सके। देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये आपने जो गलतियां करी, इससे आप क्या सीखे? इससे हम ये सीखते हैं, इससे ये एग्जाम्पल जो आपने बताया, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो आपका एंड यूजर है, जो आपका कस्टमर है, क्या वो ये चाहता है या नहीं चाहता। जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो अधिकतर अधिकतर मास प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, रिटेल प्रैक्टिस की बात, उनको क्या है कि डॉक्टर अच्छा हो, दर्द चला जाए, सस्ता हो, और मुझे बार बार न जाना पड़े डॉक्टर के पास। जो ऐसे टाइप के अगर आपके पेशेंट्स हों, तो वहां पे आप माइक्रोस्कोप डाल के, ये एक्स्ट्रा सब कुछ करके, अब मैं माइक्रोस्कोप एंडोडोंटिक्स के खिलाफ नहीं हूं। इनफैक्ट आई फील दैट्स द बेस्ट वे टू डू रूट कैनाल, बट ये आपके प्रैक्टिस के लिए इज नॉट फिजिबल या इज नॉट आइडियल। तो जैसे मैंने पहले कहा, या तो आप अपने प्रैक्टिस को ऐसे जगह ले जाओ जहां पे आपके जो सर्विसेज हैं उसके उसको खरीदने वाला कोई मार्केट हो, या आप अपने प्रैक्टिस को बदल नहीं सकते तो आप वो टाइप ऑफ डेंटिस्ट्री करो जो आपका मार्केट चाहता है। आप अपने मार्केट को चेंज नहीं कर सकते। एक जगह पे रह के अपने मार्केट को चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। ये सेम मेरे साथ भी यही हुआ था जब हम पेरियो में मैं पेरियोडोंटल प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट यस, आई फील एज जो माइक्रोस्कोप लेके खरीदते करते हैं रूट कैनाल, आप पैसे के लिए नहीं करते हो, अगर आप पैशन के लिए करते हो, परफेक्शन के लिए करते हो तो सही है। लेकिन मेरा हमेशा बिजनेस में यही मानना है, अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपको लाइफ में प्रोग्रेस कभी नहीं मिलेगी। लोगों को ये शॉकिंग लगता होगा, लेकिन मैं बोलता हूं परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस। तो जो हमेशा ये अगर आप अपने टीम में, आपकी क्लिनिक में आप ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, आप ही सबसे ज्यादा स्किलफुल हो, तो आपका क्लिनिक बेकार है। तो दैट मीन्स यू हैव नॉट बिल्ट अ गुड बिजनेस। बिजनेस वो अच्छा बिजनेस वो होता है जो आपके बगैर भी चले। तो ये एक सिस्टम जैसे आप क्रिएट करते हो, इसमें इसमें आपका इन्वेस्टमेंट्स भी हो गए, उसका आपका बिजनेस मॉडल हो गया, स्टाफ हो गए, टीम हो गया, एक स्ट्रैटेजी हो गई। ये सारे चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक जो सिंपल सी बात है, अगर यार मैं एक होटल जाता हूँ, मुझे इडली वड़ा खाना है, मैं तो साउथ का हूँ, अगर मुझे इडली वड़ा खाना है तो मैं तो वही होटल में जाऊंगा जहाँ पे इडली बड़े हों, सॉफ्ट हो, सफेद हो, चटनी सांभर अनलिमिटेड हो और 20 रुपए का हो।
तब मैं बोलूंगा कि यार ये होटल अच्छा है, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आप जाओ, मैं 10 लोगों को बोलूंगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये यही हुआ कि हमें अपनी कस्टमर की समझ है, हमारे कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं इसका हमको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, तभी जाके हम वो सब चीजें करेंगे जो हमारे कस्टमर को अच्छा लगे। अगर हम वो नहीं सीख पाए तो हम वो अपना बिजनेस जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो सर कमिंग आपकी टू द बात। पॉइंट वेयर यू मेड अबाउट सोशल मीडिया, अभी मैंने ये सोशल मीडिया में अधिकतर लोगों को देखा है कि अपने आरसीटी के केसेस पोस्ट करते हैं, इम्प्लांट के केसेस पोस्ट करते हैं, पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स पोस्ट करते हैं, प्री ऑफ पोस्ट ऑफ पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, सारा कुछ पोस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको देखता कौन है? आपके डेंटिस्ट वो दोस्त जो डेंटिस्ट हैं। रॉन्ग ऑडियंस। यस, you are displaying your content to the same audience like a fellow dentist in and around you. Not meeting there. You're doing it to the same audience which is in your same profession. तो ये हम सोचते हैं कि अरे यार लोगों को अच्छा लगेगा, अब वो देखेगा अरे ये तो 6 यूनिट का बना है, यहाँ पे ऊपर 1 लाख कमा लिया, नीचे 1 लाख कमा लिया, तो यही सोचेगा। वो तो ये सोचेगा कि अरे यार मेरे पास क्यों नहीं आया पेशेंट, उसने क्या किया होगा, ये क्या, जलन जेलसी, ये क्यों? Know your audience. When you're posting on social media, there is no point in posting random content or your patient's content on social media among your own friends and colleagues. आपके फेसबुक में आप देखो, आपके 2000 फ्रेंड में से 1900 फ्रेंड तो डेंटिस्ट ही होंगे, बाकी 50-60 जो है वो लोकल चाहने वाले होंगे, आपके 5 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बस होंगे, बस बाकी अधिकतर तो डेंटल कम्युनिटी के होंगे। और ये सारे के बीच में आप अपना पोस्ट करोगे, क्या फायदा होगा? आपका पोस्ट तो उन लोगों को रीच करना है जो आपका वर्क को अप्रिशिएट कर सके, आपके टेस्टिमोनियल्स को अप्रिशिएट कर सके, जो पेशेंट्स हो। तो आपका एक क्लिनिक का पेज अलग से बनाए, अपना पर्सनल पेज अलग रखें, क्लिनिक का पेज बनाए, और क्लिनिक का ऑडियंस एक ऐसा बिल्ड करें जो लोकल कम्युनिटी के हो। और आप जब फेसबुक एड्स करते हो या सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के एड्स करते हो, उसमें काफी सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो आप डेंटिस्ट को एक एक्सक्लूड कर रहे हैं। देर आर वेज वेयर यू कैन रिमूव पीपल हु फ्रॉम सीइंग द पोस्ट। तो हमको ये नहीं कह रहे कि वो नहीं देखें, हम ये कह रहे हैं आप टारगेटेड ऑडियंस अपना सेलेक्ट करें। सो इससे आपके 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 एड्स को ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा रीच और ज्यादा आउटकम, बेटर आउटकम मिलेगा। तो सोशल मीडिया को यूज करना भी आना चाहिए सही तरीके से। सर आपकी जो पहली वाली बात थी कि परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस, तो उस पे एक मैं विवेक बिंद्रा का ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है बिजनेस के बारे में, जब मैं उनकी यूट्यूब वीडियोस देखता रहता हूँ, उनके पेड कोर्सेज भी खरीद रखे थे। तो उसमें एक लाइन वो उन्होंने मेरे को बोली थी जो मेरे दिमाग में चली गई, मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि भाई जो मैकडोनल्ड्स है वो अपने बेस्ट बर्गर के लिए फेमस नहीं है, मैकडोनल्ड्स दुनिया के सबसे ज्यादा बर्गर बेचने के लिए फेमस है। तो अगर आपने पैसा कमाना है तो आपने सबसे ज्यादा बर्गर बेचने हैं, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट करने हैं। अपाइकल पफ बनाना, सुंदर 6-6 केनाल ऑब्जर्वेशन करना, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देन यू शुड डू इट। तो सर जब मैं सर्विसेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहा है कि हमें है ना पेशेंट्स को कितनी ऑप्शंस देनी चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एक पेशेंट आया और उसका एक मिसिंग टूथ है, तो मैं उसकी नंबर ऑफ ऑप्शंस बना सकता हूं। जैसे एक पेशेंट आया, मैं उसको पहले एडवाइस करूंगा कि तेरे दोनों अबटमेंट टूथ की आरसीटी करूंगा, फिर क्राउन लगाऊंगा। सेकंड ऑप्शन मैं दे सकता हूं कि मैं बिना आरसीटी करूंगा लेकिन मेरे को टेम्पोराइजेशन इमीडिएटली करनी है, एंड ब्रिज दूंगा, उसमें मैं टेम्पोराइजेशन का चार्ज करूंगा एक्स्ट्रा। थर्ड ऑप्शन दे सकता हूँ कि अब पीएफएम का ब्रिज दे सकता हूँ या जिरकोनिया का दे सकता हूँ, या इम्प्लांट की ऑप्शन दे सकता हूं। अब इम्प्लांट में भी वेरिएशन हो सकती है कि इम्प्लांट में भी कंपनी वाइज हो सकता है, अपार्टमेंट वाइज हो सकता है, क्राउन वाइज हो सकता है। सो देयर कुड बी वेरियस ऑप्शंस। तो मैं ये हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ एक पेशेंट को कितनी ऑप्शंस बतानी चाहिए ताकि उसको समझ आए। कई बार मैंने ऐसा भी नोट किया है कि जब मैं बहुत सारी नॉलेज दे देता हूँ पेशेंट को कि ये ऑप्शंस है, तो वो कंफ्यूज हो गया और वो चला गया।
तो एक इजी पिक तो हमें देनी चाहिए कि भाई हम 2 ऑप्शन दें किसी को या 3 ऑप्शन दें, ताकि उसके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो। मतलब कि इसको मैं आसानी से शब्द में ये कहूंगा, जब मैं मॉल में जाता हूँ ना, जब बहुत सारे कपड़े लगे होते हैं, तो उसके अंदर मैं कंफ्यूज हो गया सुपर स्टॉप में, मेरे को हो सकता है मैं वापस ही आ गया। लेकिन जहां पे मेरे को ऑप्शन ही 3 4 दिखाई दिए, हो सकता है मैं वहां से ले आया। तो हमें पेशेंट को कितनी ऑप्शंस देनी चाहिए अपनी सर्विसेज की? या ये मैंने जैसे आपने कहा, मैंने भी ऐसे मर मर के सीखा हूँ ये। सबसे ये इसमें मैंने ये सीखा है, बात नंबर की नहीं है, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन। हम जितना सिंप्लीफाई करें पेशेंट्स के लिए, उतना उनको डिसीजन लेने में इजी हो। अभी आपने मिसिंग टूथ की बात कही, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपके दांत मिसिंग है, इसमें आपके 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रिमूवेबल है या फिक्स्ड है। आप क्या चाहेंगे, रिमूवेबल चाहेंगे या फिक्स्ड चाहेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, पीपल जो है फिक्स्ड की तरफ जाते हैं, फिक्स क्योंकि चूज कर। रिमूवेबल उनको। जब वो फिक्स्ड बोलते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में बोल, फिक्स्ड में 2 ऑप्शन है, या तो एक ब्रिज होता है या एक इम्प्लांट। बस आप डिसाइड करें। तो पेशेंट जो फिर बोलता है कि इसमें क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि ब्रिज में आजू बाजू के दांत काटने होंगे, और इस वजह से थोड़े बाजू के दांत भी वीक हो सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसके दोनों के एडवांटेजेस बताओ। इसके एडवांटेजेस ये है कि थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, टाइम भी जल्दी होगा, और आपको तुरंत जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन इम्प्लांट में एडवांटेज ये है कि आपको रूट मिलेगा, जो आपको फोर्स ऑफ ऑक्लूजल फोर्सेस को ट्रांसमिट करने में इजी होगा, ये वगैरह। उसके डिसएडवांटेजेस भी बताता हूँ कि उसको टाइम लगेगा, वो खर्चा ज्यादा है, और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, और आपको मेंटेनेंस की बहुत सख्त। तो अगर पेशेंट चूज करता है कि कॉस्ट क्या के हिसाब से कि मैं इम्प्लांट को जाऊं, तो मैंने कभी आज तक इम्प्लांट की एक रेट नहीं बताई। मैं जनरली बोलता हूं कि ये रेंज होता है, 25,000 से लेकर से 60,000 तक या 70,000 तक, जो भी है एक रेंज होता है। और ये इम्प्लांट का कॉस्ट होता है, एक क्राउन का कॉस्ट अलग होता है, वगैरह वगैरह। मतलब पेशेंट पूछता है कि इसमें क्या फर्क है, तब मैं बोलता हूँ कि हम ऐसे 3 4 सिस्टम से काम करते हैं, जिसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिपेंड करते हैं आपके बोन के ऊपर, आपका चूइंग एबिलिटी के ऊपर, और अमाउंट ऑफ अवेलेबल इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा इम्प्लांट बेटर है। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि अगर हम एक चीज बोलते हैं किसी को, 3 ऑप्शन देते हैं, ये 8 रुपए का है, ये 10 रुपए का है, ये 12 रुपए का है, तो नॉर्मली पेशेंट्स 10 रुपए वाला चूज करते। तो मिड ऑप्शन। हाँ, मिडिल ऑप्शन। तो वी ऑलवेज गिव ए थ्री, roughly about 3 options, and patients usually choose the second one. There will be some people who choose the first, there will be some people who choose the third. ये ऑप्शंस देना इतने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गेटिंग द पेशेंट टू कमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये नॉट ओनली इन दिस, अगर पेशेंट्स का अपॉइंटमेंट भी फिक्स करना हो, तब हम फॉलोअप कॉल के लिए बोलते हैं, आप सर, आपको रूट कैनाल की जरूरत है, आप कब आना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 3 दिन के बाद मैं फोन करता हूँ, मैं ही अपना अपॉइंटमेंट ले लूंगा। ये सब ऐसे होता है, बिकॉज इट इज डेंटिस्ट्री इलेक्टिव प्रोसीजर, नॉट इमरजेंसी। इसके लिए आई ऑलवेज टेल, गिव 2 चॉइसेस। सर, आप वीकेंड पसंद करेंगे या वीकडे पसंद करेंगे? दे चूज, नहीं नहीं, वीकेंड बेटर होगा या वीकडे ही बेटर होगा। आप सुबह प्रेफर करेंगे या शाम को प्रेफर करेंगे? देन आई गिव देम 2 ऑप्शन। सर, मेरे पास एक फ्राइडे सुबह का अपॉइंटमेंट है, सैटरडे शाम का अपॉइंटमेंट है, दोनों में से कौन सा फिक्स है? तो जब इस तरीके से सवाल जो पूछते हैं पेशेंट्स को, और इस तरह से जब हम पेशेंट्स को एंगेज करते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू मेक अ डिसीजन। और हमें वही चाहिए, हमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए, हमें पेशेंट से डिसीजन चाहिए, भाई आपको कराना है या नहीं कराना है। तो इम्प्लांट में भी, क्राउन्स में भी, कोई भी ट्रीटमेंट में, खास करके जब फाइनेंस की बात हो, जब पेशेंट्स को डिसाइड करना हो, तो 2 या 3 ऑप्शंस दें,
इनमें से पेशेंट को एक चूज करें। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक ट्रीटमेंट करना इज नॉट करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 7 मिसिंग है और हमने देखा है कि ब्रिज 6, 7, 8 का देना हो तो 6, 7, 8 का पड़ेगा, और 8 एज एन अबटमेंट इज नॉट आइडियल, और समझो वहां पे कोई एक मीजल टिल्ट वाला 8 हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सोचते हैं कि इस जगह पे तो मैं ब्रिज नहीं दूंगा, तो ये ऑप्शन ही ना दें पेशेंट। मतलब पेशेंट को बोले कि ये नॉर्मल तो हम ब्रिज भी रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन खासकर आपके सिचुएशन में हम ब्रिज नहीं दे सकते। ये डिसीजन आप ही लें, बिकॉज आई हैव सफर्ड दिस। इसको मैंने कोर्ट केस में भी गया हूँ एज अ अक्यूज्ड। तो एज व्हाट द कोर्ट हैज सेड, आई एम टेलिंग यू दिस, इफ यू आर द डिसीजन मेकर ऑन वेदर इट शुड बी डन, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आप करें। जब फाइनेंस की बात हो, एस्थेटिक्स की बात हो, या कोई भी कर सकते हैं वैसा टाइप का हो, तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पेश करें पेशेंट्स को। 2 या 3 ऑप्शंस दें, उनमें से पेशेंट को मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन दैट। तो सर जब हम ऑप्शंस देते हैं पेशेंट को, तो एज अ सेलर कि हम अपना ट्रीटमेंट सेल कर रहे हैं, शुड वी फैसिलिटेट टू आवर पेशेंट टू मेक डिसीजन? और जब हम फैसिलिटेट करते हैं तो वो किन बातों को दिमाग में रख के हमें करना चाहिए? सपोज एक पेशेंट कंफ्यूज है ब्रिज और इम्प्लांट के बीच में, पैसे का डिफरेंस है सपोज 10,000 रुपीज, तो अब ऑब्वियसली मैं इम्प्लांट करना चाहूंगा, चाहे मेरे को बचता कम हो, लेकिन मैं इम्प्लांट करना चाहूंगा, आई डोंट नो व्हाई। तो जब हमें अपना मकसद पहले रखना चाहिए या पेशेंट का, कि भी उसको वो डिसीजन लेने में आसानी हो? मैंने आज तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया जो मुझे लगे कि मुझे इसमें मार्जिन ज्यादा है। कभी नहीं, कभी नहीं। अगर मैं अपने आप को डॉक्टर कृष्णराज बोल सकता हूँ तभी जब मैं पेशेंट्स को अपने पहले डाल सकता हूँ। आई फील वी ऑल कैन कॉल आवरसेल्व्स डॉक्टर ओनली इफ वी कैन पुट पेशेंट बिफोर अस। सो इफ देयर इज अ मिसिंग टूथ, माय फर्स्ट चॉइस, क्योंकि अगर मेरी बच्ची वहां पे है या मेरे पेरेंट्स वहां पे हैं, भाई बहन वहां पे हैं चेयर में, तो अगर मैं ये समझता हूँ कि इम्प्लांट इज द बेस्ट वे टू रिप्लेस अ मिसिंग टूथ, आई विल सजेस्ट दैट। एंड मैं पेशेंट्स को ये इतने ऐसे समझाता हूँ कि इट इज नथिंग टू डू विथ मनी है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ पेशेंट्स को कि सर आप एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये पैसे आपसे अफोर्ड नहीं हो पा रहे, तो आप भूल जाइए, आप ब्रिज के लिए चले जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो कि यार पैसे की बात नहीं है, लेकिन ये दांत के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा करें, तो प्लीज आपके मन से ये बात हटाइए, क्योंकि ये जो है इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू अ ब्रिज। तो इस हिसाब से जब हम पेशेंट से बात करते हैं ना, जो अपना पैशन होता है, अपने जो फीलिंग्स होते हैं, अपना जो कन्विक्शन होता है, ये अपना कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पेशेंट्स ये नहीं सोचते कि ये डिसीजन नहीं लेते कि वो टाइटेनियम की प्यूरिटी समझ जाएंगे हमारे बात के ऊपर। पेशेंट्स यही सोचते हैं कि क्या इस डॉक्टर पे मैं भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। आपका जो मैनर ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ये पेशेंट यही सोचता है कि ये आदमी पे मैं भरोसा कर सकता हूँ या नहीं। बस ये, उसके बाद बाकी सब एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। तो ये भरोसा भी तब पेशेंट इज मोर स्मार्टर देन यू एंड मी पुट टुगेदर। So patient can immediately understand if this doctor is saying for money reason or if the doctor is genuinely concerned about. So if you are in your mind not convinced about your treatment plan, तो आप अपने पेशेंट को वो सजेस्ट ही ना करें। तो इसीलिए मैं हमेशा सब डेंटिस्ट को बोलता हूँ कि अपने 5 लोग या 6 लोग दोस्त होंगे, कॉलेज के दोस्त या आसपास के दोस्त, एक छोटा सा स्टडी ग्रुप फॉर्म करें। तो रोज उसमें 1 आध 2 एपीजी ओपीजीज डालें, या एक वीकली मीटिंग करें 1 घंटे का, तो एक केस प्रेजेंटेशन करें, एक अपना आपस में एक स्टडी ग्रुप बनाएं, ताकि आपका जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग है ये परफेक्ट हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस तभी आएगी जब आप रिजल्ट्स लाओगे।
रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आपका परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस तभी करेंगे जब आप कमिटेड होंगे, आप कमिटमेंट तभी लाएंगे जब आप हाई एनर्जी होगे आपके पास, और हाई एनर्जी आपके पास तभी होगी जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो, और आपके पास कॉन्फिडेंस तभी होगी जब आपके पास नॉलेज हो। तो पहले अपना नॉलेज और ये परफेक्ट करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपके कॉन्फिडेंस से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उससे कमिटमेंट बढ़ेगी, जो उससे जो है पेशेंट्स के ऊपर आपको भरोसा, मतलब पेशेंट्स को जो है आपके ऊपर भरोसा। So this is the fundamental way on how you develop a treatment plan which is good for the patient and you communicate the same. सर स्टडी ग्रुप तो मैंने भी बनाने की कोशिश करी, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब कि टू गैदर लाइक माइंडेड पीपल। कई बार वो ग्रुप डेड हो गया, और जो चल रहा है वो ड्रिंकिंग ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप तो नहीं रहा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लंच टाइम में कीजिए, जो स्टडी ग्रुप जो है जूम कॉल में लंच टाइम में कीजिए। ये अच्छा। एक साथ साथ में जब बैठेंगे ना, साथ बैठेंगे, 4 यार बोल 3 यार जो भी है वो वैसा हो जाएगा। ये सिस्टम कैसा होना चाहिए, नाउ यू हैव जूम, तो आप ओके। गूगल मीट या जूम में या जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर बैठे, आप अपना ओपीजी वहां पे शेयर करें, एंड एवरीबडी राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड आप तो इट डजंट मैटर इफ 10 people आर देयर, इवन इफ 2 person इज देयर इज ऑल्सो फाइन। ये टाइम जो है आप फिक्स्ड रखिए, जिसको जो मर्जी आए वो आए, जिसको नहीं आए वो नहीं आए। आपको बनाना मुझे इंक्लूड करिए, मैं बैठूंगा, क्यों नहीं बैठूंगा। ठीक है सर, जरूर बनाऊंगा। सर नेक्स्ट जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है सर्विसेज को लेके, मैंने एक ये भी एनकाउंटर किया ओवर माय टाइम। जब मैं स्टार्टिंग में था तो हर स्किल्स नहीं थी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फ्रैक्चर का केस आया, सब कुछ सही चल रहा था, फ्रैक्चर आते थे, ओरल सर्जन से आईएमएफ कराता था, एंड अनफॉर्चुनेटली एक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ गई, उसकी हड्डी जुड़ी नहीं। तो अब वो सर्जन तो पैसे लेके चला गया, और क्योंकि मेरे पास भी पेइंग ग्रुप कम था तो फ्रेशर ही होते थे। तो जब मैंने उसको कॉम्प्लिकेशन के बाद उसको दोबारे कॉल करना चाहा, ही डिडंट टर्न अप। मेरे को अब मेरा क्लिनिक था तो मैंने दोबारे पैसे देके दूसरे सर्जन से कराया, और पेशेंट देने को तैयार नहीं था, इनफैक्ट मेरे को ज्यादा ही देने पड़े। ऐसा ही मैंने जब इम्प्लांट नहीं आते थे, मैंने एक केस फुल माउथ केस इम्प्लांट का करा लिया। मुझे तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो उनने इम्प्लांट प्लेस कर दिए, उसके बाद उसी वक्त अबटमेंट लगा दी, मैंने एफपीडी डिलीवर कर दी जैसे करते थे। मुझे पता ही नहीं था कि ऑक्लूजन नाम की भी कोई चीज होती है। तो वो भी इम्प्लांट मतलब कि 12 के अंदर से 8 फेल हो गए, एंड आई हैड टू रिटर्न, मतलब कि अपनी जेब से ही 2 लाख रुपए रिटर्न करने पड़े मेरे को पेशेंट को। तो कहने की बात ये है, सर मेरा क्वेश्चन ये है, तो उसके बाद मैंने ऐसे ही ऑर्थो में भी हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में कम केस होते थे, आर करा दिया, एक पेशेंट के स्पेसिंग आ गई दोबारा से। अब ऑर्थोडोंटिस्ट कहता है कि भाई उसका रिटेनर टाइट करके दे दो, लेकिन पेशेंट सेटिस्फाई नहीं था। अब मैं पेशेंट से दोबारा पैसे नहीं ले सकता, मतलब कि जब जिस चीज की मेरे को प्रॉपर स्किल नहीं थी, या मेरे पास इतने पेशेंट नहीं थे कि मैं सबको कर सकूं। जैसे आज भगवान की दया से अगर मेरे पास ये यही सिनेरियो दोबारा होते तो आई हैव पेइंग कैपेसिटी, आई हैव कॉन्टैक्ट्स, मेरे पास रेगुलरली सर्जन्स आते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, या सीनियर इम्प्लांटोलॉजिस्ट आते हैं, आई कैन डू दैट। लेकिन जब वो मेरे स्टार्टिंग कैरियर था तो वो मेरे लिए बहुत टेंशन भरा था, बहुत पैसा इंटेंसिव भी था। तो क्या एक जूनियर को, एक फ्रेश क्लिनिक्स को, क्या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज में हाथ डालना चाहिए कि कंसल्टेंट के भरोसे? जैसे मैं फुल ये माउथ इम्प्लांटोलॉजी को तो मैं मतलब कि सिरदर्दी मानता हूँ। पैसा जरूर है लेकिन सिरदर्दी भी पूरी है। देखिए, ये आपका जो सवाल है इसमें बहुत सारे सवाल है, इसमें बहुत सारे सवाल है। एक तो ये है कि आप क्वालिटी ऑफ मैन पावर एक है इशू इसमें, और ये क्वालिटी ऑफ मैन पावर इशू डेंटिस्ट्री में बहुत है आजकल। क्योंकि जो कॉलेज में सिखाते हैं डेंटिस्ट्री और जो बाहर हम प्रैक्टिस करते हैं डेंटिस्ट्री, वो दोनों डी डी से ही अलग है। देयर इज नो कंपैरिजन। तो जो बच्चे आजकल खास करके जो ग्रेजुएट बन के आते हैं, उनको तो कोई आइडिया नहीं होता है इसके बारे में।
एमडीएस भी हो, जो बच्चे एमडीएस भी खत्म करके आते हैं वो तो अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड के एबीसी भी नहीं जानते। तो हालांकि आप दूसरे कंट्रीज में देखें, जब आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में ज्यादा होती है। जैसे हमारे कॉलेजेस में ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट, पीडो डिपार्टमेंट, पेरियो डिपार्टमेंट, कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट ऐसे होता है। वहां पे ऐसा नहीं, क्लिनिक्स होते हैं, नॉर्थ क्लिनिक, साउथ क्लिनिक, ईस्ट क्लिनिक, वेस्ट क्लिनिक। तो आपको एक चेयर दिया जाएगा, उसमें जो पेशेंट आएगा उसको जो चाहिए होगा आप उसको उसको वो करना है। और वो क्लिनिक में एक पेरियोडोंटिस्ट भी होगा, प्रोस्टोडोंटिस्ट भी, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट भी होगा, एंडोडोंटिस्ट भी होगा, सारे होंगे। उस वो काम वो दिखा। तो जो ट्रेनिंग में है इंडिया में बहुत पीछे है। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन कभी कभी ये एक्सपीरियंस लोग भी हमारी बात नहीं सुनते, वो अपनी मनमानी। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल। तो इफ यू आर हैव कंसल्टेंट्स, तो एक तो अपना क्लिनिक और टीम को मैनेज करना बहुत बहुत जो लीडरशिप बोलते हैं ना, लीडरशिप रोल, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। इसके लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपी की एक मैनुअल बनाई। एसओपी। एसओपीज। तो एवरीबडी हु इज वर्किंग इन एनी ऑफ माय क्लिनिक्स हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एवरीबडी इन द क्लिनिक इज सब्जेक्टेड टू क्लिनिकल ऑडिट्स। तो क्लिनिकल ऑडिट्स, पोस्ट ऑफ एक्सरेज, पेशेंट्स फॉलो अप, फीडबैक्स, ये सब इंसेंटिव से लिंक हो जाता है। एसओपी इम्प्लीमेंटेशन, एसओपी मॉनिटरिंग इंसेंटिव सैलरी से लिंक हो जाता है। सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल एज ए सिस्टम, ये भी परफॉर्मेंस के इस पे बेसिस पे लिंक हो जाता है। तो ऐसे जब आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाते हो, बड़े क्लिनिक में, बड़े कॉर्पोरेट चेन्स की बात नहीं कर रहा, आपके पास एक सिंगल क्लिनिक हो, वन चेयर क्लिनिक हो, उसमें भी ये सारे सिस्टम्स ला सकते। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, जो भी आपके कंसल्टेंट हो, चाहे वो आपके टीचर ही क्यों हो, पैसे तो आप ही से ले रहे हैं ना, तो आपको अपने क्लिनिक में जो चाहिए, जैसे चाहिए, उसको आप पेपर में लिख के, उसको दिखा के, उनको समझा के करा। तो दैट इज एज फार एज कंट्रोलिंग योर टीम। वेदर ये डॉक्टर्स के लिए भी है, फ्रंट ऑफिस के लिए भी है, असिस्टेंट के लिए भी है, हाउसकीपिंग के लिए भी है, सारा कुछ एपेक्स मैनुअल जिसको बोलते हैं, आप एक एपेक्स मैनुअल, ये चीज आपको कल अगर आपके क्लिनिक को एनएबीएच एक्रेडिटेशन करना है तो ये सब काम आएंगे उसमें, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसमें काम आएंगे। इससे क्या आप करते हो, इससे आप एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो आपके काम करने वाले डॉक्टर्स के या नॉन क्लिनिकल स्टाफ से। ये एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू फॉलो दिस इन माय क्लिनिक। तो ये एक सिस्टम हो गया। एज फार एज सेकंड इशू यू स्पोक अबाउट वाज पेशेंट। जो सी, ट्रीटमेंट का सक्सेस और फेलियर हम गारंटी नहीं ले सकते। कोई भी इम्प्लांट्स, फुल माउथ इम्प्लांट्स के हो, ऑर्थो के केसेस हो, जो भी। इसीलिए हम कंसेंट फॉर्म लेते हैं। और कंसेंट फॉर्म सिर्फ लीगल पर्पस के लिए नहीं है। कंसेंट इज ए वर्बल एग्रीमेंट बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट विच इज डॉक्यूमेंटेड बाय पेपर। तो अगर पेशेंट से आपने एक सिग्नेचर भी ले लिया लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया उसके लैंग्वेज में, तो ये कोर्ट में भी वैलिड नहीं होता। तो एक तो जब आप कंसेंट लेते हो तो उसमें चांसेस ऑफ फेलियर्स के बारे में आप क्लियरली एक्सप्लेन करते हो। तो पेशेंट जब ये डिसीजन लेता है तो ये सोच के समझ के लेता है कि भाई हम ये सब जानते हुए भी हम यहाँ से ट्रीटमेंट करें। तो ये पैसे वापस देने की बात तो आई डोंट अग्री। बट इन अ रेयर सिचुएशन, जैसे मैंने आई स्पोकन टू यू अबाउट दिस ऑल्सो, जैसे कोर्ट में मेरा भी कोर्ट ने मुझे बोला कि आपने पेशेंट को पैसे वापस करो, तो आई एक्सेप्टेड दैट। तो एज ए क्या बोलते हैं, फॉर फेल बैक, एज अ फॉल बैक सिस्टम, एक 10% ऑफ कॉस्ट मैंने इसके लिए निकाल के रख दिए हैं, ताकि अगले आगे से अगर ऐसे कुछ हो तो ये फंड जो है वो उसमें यूज हो जाए। और उसको मैं हाथ नहीं लगाता। और दूसरी बात,
हर जो डॉक्टर आपके क्लिनिक में काम करता है, मैं सभी से चाहता हूँ, मैं खुद भी, आपका ही क्लिनिक हो या आपके कोई भी कंसल्टेंट्स हो, डॉक्टर्स हो, उन सबका एक इंडेमनिटी इंश्योरेंस एटलीस्ट एक 5 लाख रुपए का बनाना बहुत जरूरी है। वो ज्यादा कुछ नहीं, वो ओरिएंटल नेशनलिस्ट कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जाओ, इंडेमनिटी 1 लाख रुपए का 200 रुपया कुछ बनता है इंश्योरेंस। तो आप 5 लाख का भी ले ले हो तो साल का 1,000 रुपया ही बनता है। आप कुछ उसको ले करके, हर डॉक्टर का, हर पर्सन जो क्लिनिक में काम करते हैं उनका एक इंडेमनिटी इंश्योरेंस बना के रख लेना इज ऑलवेज बेटर। So this will address your patient related issues, this will address your doctor related issues. Third thing you asked is, क्या हमको सीनियर डॉक्टर्स या जूनियर डॉक्टर्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये देखिए, ये एक और ये ऐसा है कि आप बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स को लें तो वो अपने तरफ से काम करेंगे। आप जितना भी उनको बोले, वो आपके क्लिनिक में काम कर रहे हैं ऐसा उनका मन में फीलिंग आएगा नहीं। वो तो यही सोच, आप भले भी पैसा दे दो उनको, तो मन में ये लगेगा कि आप पे एहसान कर रहे हैं। अरे छोटा है, अरे यार बच्चा है, तो मैं तेरे क्लिनिक में आ रहा हूँ, मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ। पैसे भी लेंगे और ऊपर से भी बोलेंगे। अधिकतर लोग, हाँ, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हमेशा होते ही हैं। मैं और जो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, फ्रेशली ग्रेजुएटेड, उनको ये भी प्राइवेट प्रैक्टिस की समझ नहीं। तो इसीलिए मैं ये हमेशा, मेरा ये मानना है कि जो ग्रेजुएट करने के 4-5 साल के बाद के लोग जो होते हैं, दे आर परफेक्ट कैंडिडेट। तो इफ यू आर हायरिंग somebody with 4 years, 3 to 4 years of experience, if you hire, they would have इतने sufficient experience है कि पेशेंट्स को देखे होंगे, और इतने भी सीनियर नहीं है कि आपके बीच में एक जनरेशन गैप टाइप आ जाएगा। ये एक वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मैंने अधिकतर लोगों में देखा है, बीडीएस डॉक्टर्स होते हैं और कंसल्टेंट एमडीएस होते हैं, तो उनके मन में हमेशा वो फीलिंग होता है कि मैं तो बीडीएस हूं, ये तो एमडीएस, तो ये जो बोलते हैं वो सही होगा। ये पॉइंट जो है, मैंने, जो भी आपके व्यूअर्स होंगे सबको क्लियरली आई वांट टू से कि बीडीएस और एमडीएस में कोई फर्क नहीं है। आज कोई बोलता है कि मैं एमडीएस हूं, मैं तेरे से ज्यादा एजुकेटेड हूं, तो उससे बड़ा स्टूपिड इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि एक जनरल डेंटिस्ट जो बीडीएस है, उसकी एक्सपीरियंस हर हर एस्पेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री में होती है। लेकिन एंडोडोंटिस्ट हो या पेरियोडोंटिस्ट हो, वो पेरियो के अलावा कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। एंडोडोंटिस्ट ने आरसी के अलावा कुछ किया ही नहीं, ओरल सर्जन ने एक्सट्रैक्शंस और मैक्सवैक्स के अलावा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो जनरल डेंटिस्ट ही है जो हर कोई पेशेंट को, हर किसी ट्रीटमेंट को हर कोई समझता है। और जो प्रैक्टिस चलाने की बात है, वो एक जनरल डेंटिस्ट सबसे बेस्ट कर सकता है। तो आप ये कभी अपने मन में एक कॉम्प्लेक्स ना रखें कि मैंने एमडीएस को बुलाया है तो उसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये अगर वो आप पेरियोडोंटिस्ट को बुलाते हो तो पेरियो के रिलेटेड जो डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लानिंग है, आप उनसे सीखें। अभी मेरे क्लिनिक में भी अगर एक एंडोडोंटिस्ट आता है, तो if my doctors who are the resident doctors here, BDS doctors, they have done wrong diagnosis, if they have done wrong treatment planning, तो I will blame the endodontist। मैं एंडोडोंटिस्ट को बुलाऊंगा और उसको बोलूंगा कि यार देख, तेरे बगैर ये लोग पेशेंट की डायग्नोसिस करते हैं, तू तो होता नहीं है यहाँ पे, तेरे लिए हम केसेस निकाल के रखते हैं, हम एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करके रखते हैं। अगर हमारे डॉक्टर सही से नहीं कर रहे हैं, तो ये तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू इनकी क्लास ले और उनको बता कि ऐसे ऐसे करे, बिकॉज दीज पीपल आर रिप्रेजेंटिंग यू इन योर एब्सेंस, एंड इफ दीज पीपल आर नॉट डूइंग इट, इट इज योर मिस्टेक, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके क्लिनिक में कोई ऐसा हो, तो हैव अ फ्रैंक डिस्कशन विथ योर कंसल्टेंट कि जो भी आपके रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या आप खुद ही हो, बोलो मैं बैठता हूं, आप एक पीपीटी प्रिपेयर करो और मुझे समझाओ कि आपके बगैर में अगर ऐसा कोई पेशेंट आया तो मुझे किस तरीके से बात करना चाहिए, क्या डायग्नोसिस होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट। तो ये आपके कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये सब सिखाएं, और ये आपका हक बनता है एज अ डेंटिस्ट टू नो ऑल दिस, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट सर्विस। सर, आपने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को सिखाया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से भी मैंने अपनी एसओपी बना रखी है आज के टाइम में। मेरी पहली एसओपी ये है कि अगर कोई प्रोसीजर मैं नहीं कर सकता और वो कंसल्टेंट
कंसल्टेंट से सपोज खराब हो जाता है, तो अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन मेरे क्लिनिक में हैंडल नहीं हो सकती, मैं उस कॉम्प्लिकेशन को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो क्लिनिक में, मेरे क्लिनिक में काम नहीं होगा। आई वुड रेफर हिम। जैसे सपोज मैं जाइगोमेटिक इम्प्लांट नहीं कर सकता, तो मैं जाइगोमेटिक इम्प्लांट मैं कंसल्टेंट से भी नहीं डलवाऊंगा। तो क्योंकि मुझे लगता है अगर वो इन केस कभी फेलियर होता है, मानो 5 साल बाद हो गया, तो मैं तो उसको हैंडल नहीं कर सकता, और 5 साल बाद मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा? पेशेंट मेरे से गारंटी कार्ड लेके गया हुआ है, तो मैं उसको नहीं करूंगा। आई विल हैप्पीली रेफर हिम। सेकंड सर, मैंने ये भी अपनी आदत बना ली है कि अगर मेरे को कोई, मुझे लगता है मेरे क्लिनिक में किसी सर्विसेज की आज डिमांड क्रिएट हो गई है, तो आई विल, चाहे मेरे को कंसल्टेंट ही बुलाना पड़े, लेकिन आई विल लर्न अबाउट इट। यस। जैसे मेरे को फुल माउथ कैप्स लगानी नहीं आती, जिसे फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हम बोलते हैं। सो आई अटेंडेड 3 डे लेक्चर एंड हैंड्स ऑन कोर्स। उसके बाद मैंने कंसल्टेंट को बुलाया, फिर उस केस को कराया, ताकि मैंने, क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है इज प्लेइंग विद टाइम, वो हर चीज में शॉर्टकट लेगा। वो उसकी सर मजबूरी है, मतलब कि वो गलत नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, वो बार बार नहीं आ सकता, तो वो कहीं ना शॉर्टकट लेता है। तो उसमें मैंने भी उसकी हेल्प करी, कुछ स्टेप्स छोटे कर दिए, या और मुझे लर्निंग कर्व भी मिला, जो मैंने प्रैक्टिकली उसको देखा। तो जो मैं आज का ये है कि मेरी क्लिनिक में वो कंसल्टेंट काम करेगा जिसको मैं, वो काम होगा जिसको मैं भी हैंडल कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल हैप्पीली रेफरिंग। तो ये मेरा एसओपी है, आफ्टर सो मेनी बैड एक्सपीरियंसेस, ये यस। मैंने बना लिया है। यस, वेरी सर गुड। नेक्स्ट जो चीज हम जब सर्विसेज डिसाइड करते हैं, तो हमें अपनी स्किल्स को भी मैटर, मतलब कि अपने दिमाग में रखना चाहिए। कई बार जैसे मैंने लोगों को देखा ओवर द टाइम, या मैंने अपने में वो किया, उन्होंने ना नाम सुना, सपोज पोस्ट एंड कोर का नाम सुन लिया, रूट स्टम्प जैसा भी लेके आ गया, उसमें पोस्ट एंड कोर डाल दिया और कैप लगा दी, थिंकिंग दैट कि ये सरवाइव करेगा। उन्होंने नहीं सोचा फेर्यूल है या नहीं है। तो एक पर्सन को अपने स्किल के बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई तू उसके ऊपर पोस्ट एंड कोर के ज्यादा चांस मत ले, तू एफपीडी लगा दे, या एटलीस्ट एक अबटमेंट और ले ले। तो जब हम सर्विसेज डिसाइड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी हमें अपने बेस्ट पार्ट को सेल करना चाहिए। और कई बार पेशेंट ऐसे भी आ जाते नॉन पेइंग है, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किल भी बढ़ सके। तो आपका क्या नजरिया है सर, आप जब हम सर्विसेज डिसाइड करते हैं? नहीं, मैं मेरे हिसाब से द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम spent with the patient is diagnosis, treatment planning, counseling. मेरे क्लिनिक में मैं यही करता हूँ, इसके अलावा कुछ करता नहीं। बाकी सब के लिए लोग हैं, एग्जीक्यूशन है, चाहे इम्प्लांट के लिए इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, प्रोस्थोडोंटिस्ट है, पेरियोडोंटिस्ट है, ओरल सर्जन है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, सारे हैं, पीडियोडोंटिस्ट भी है, सारे। बट जो मेन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लानिंग है वो मैं करता हूँ। और पेशेंट्स को एट द एंड ऑफ द डे आई टेक complete responsibility for it, and I ensure that my clinic will provide all the services that are needed for that case, whether I am good at it or I am not good at it. तो अभी जैसे आपने कहा कि एक पेशेंट का फेलियर हो गया, अब मेरे क्लिनिक में एक ऑर्थोडोंटिस्ट है। अब वो ऑर्थोडोंटिस्ट जिंदगी भर तो मेरे पास काम नहीं करेगा, उसको कहीं और अपनी क्लिनिक खोलेगा या फिर कहीं और कंसल्टेशन करेगा। 3 साल 4 साल मेरे क्लिनिक में काम कर लिया, रोहित आपका जो कैमरा है वो फ्रीज हो गया। हाँ, अब ठीक है। तो वो 3 साल 4 साल मेरे यहाँ काम करेगा, उसके बाद जो है अगर वो छोड़ के दूसरा कोई डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट आता है, तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट को मैं बोलता हूँ कि जो वो पुराने ऑर्थोडोंटिस्ट के केसेस है उसको आपको कंटिन्यू करना है। उसके लिए शायद आपको पेमेंट भी ना मिले, लेकिन आपको करना है। तो जो रेजिस्टेंस आता है, मैं बोलता हूँ कि अगर आप कल छोड़ के जाओगे तो दूसरा ऑर्थोडोंटिस्ट को भी आपको वो काम करना ही पड़ेगा, जिसके पैसे लेकिन आपको मिल जाएंगे। सो वन इज
identifying somebody who has got the technical expertise to do it. And secondly, more important is whenever you are hiring a consultant in your clinic, I will take money for you from this. Whenever you are hiring a consultant, hire the right person with the right attitude. स्किल तो कोई सीख सकता है, परख, इंसान की परख होनी इट्स ट्रू चाहिए. फॉर एवरीबॉडी सर. यस यस, ट्रू फॉर एवरीबॉडी, ट्रू फॉर एवरीबॉडी. जब आप कोई भी कंसल्टेंट हो, असिस्टेंट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कोई भी हो, you should be able to identify whether he is the right person for the job or not. तो आप उनको ऐसे अनकंफर्टेबल कीजिए सिचुएशंस में, ताकि आपको शुरू शुरू में पता चल जाए कि वो कंपैटिबल है या नहीं है. हमारे क्लिनिक में आज भी अगर हाउसकीपिंग नहीं है तो डॉक्टर भी इंक्लूडिंग मैं झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्योंकि अपने घर में करते हैं, अपना क्लिनिक समझ के करो. ये जो बॉन्डिंग होता है ये बहुत बहुत जरूरी है एक क्लिनिक में. तभी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. ये पहले से नहीं बनता है, इसके लिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करेंगे बहुत सारे. आज भी मेरे बच्चे, मतलब मेरे टीम मेंबर्स, फ्रंट ऑफिस हो, असिस्टेंट हो, डॉक्टर्स हो, हम सब साथ में खाना खाते हैं. हम सब एक दूसरे के प्लेट से खाना खाते हैं. तो ये हाउसकीपिंग भी, डॉक्टर भी, रिसेप्शनिस्ट भी, असिस्टेंट भी, मैं भी, सभी एक ही थाली से खाते हैं. एक ही बोल, सब अपना अपना जो डब्बा लेके आते हैं, सबको उसमें से शेयर करके. तो ऐसे, और हम हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या कुछ भी करना हो, तो इससे एक टीम वर्क जो है वो. लेकिन इसमें अगर आपने गलत आदमी का हायरिंग कर लिया तो पूरा टीम जो है वो बना बनाया बिगड़ जाता है. सर इसकी बातें तो हम आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछूंगा. अभी सर्विस पे ही रहते. सर्विस के अंदर सर, सर्विस डिसाइड करते वक्त पेशेंट की डेमोग्राफिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ सर. मैंने नई चीज सीखने का शौक है, तो मैंने एक बार इनले ओनले विनियर्स भी सीख लिया. क्लास 2 पेशेंट आता है. अब मैं उसे ये समझाता हूं कि इसके अंदर है ना, इनले बेहतर है, ओनले बेहतर है. तुम आरसीटी और उससे क्राउन नहीं लगेगा, लेकिन वो उसको और जानता है उस ट्रीटमेंट को. मतलब कि वो आरसीटी को जानता है, कैप जानता है, जिसको सेल करना मेरे लिए बहुत आसान है. लेकिन अब मैंने तो नई नई चीजें सीखी है. अब मैं उसे सेल कर रहा हूँ और कॉस्टली चीजें, इनले ओनले सेल कर रहा हूँ. और ऊपर से मैं मतलब कि जो गारंटी वर्ड है, क्योंकि मैं अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, नई नई सीखी, अब मैं कैसे गारंटी दे दूं. 3,000 रुपए का तो, मतलब कि 2,500-3,000 रुपए का तो लैब कॉस्ट आ गया, 500 की सीमेंटेशन आ गई. अब गारंटी भी देते वक्त डर रहा हूँ उसको कि भाई ये तेरा लास्ट करेगा. तो मुझको उसको सेल करने में बहुत डिफिकल्टी हुई. कई बार जैसे कहते हैं कि एक्सेस नॉलेज भी दे देना पेशेंट को, वो बेकार होता है, और वो पेशेंट चला गया कि मैं सोच के बताऊंगा या वो कुछ करूंगा. तो हमें, जब आपको कभी ऐसा, या आपने कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जिससे आप पेशेंट डेमोग्राफिक्स के हिसाब से अपनी ऑप्शंस पेशेंट्स को दो, कि ये पेइंग ग्रुप कम लग रहा है तो इसको ये ऑप्शन देंगे, ये हाई फाई लग रहा है, मतलब कि एजुकेटेड लग रहा है, इसको मैं सिखा सकता हूँ मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री क्या है, तो मैं ये ऑप्शन दूंगा, समथिंग लाइक दैट. मतलब ये देखिए, ये स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं. मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं हर जो ट्रीटमेंट है उसको एकदम सिंपल वर्ड्स में पेशेंट्स को दिमाग में समझे ऐसे समझा सकता. कोई भी आप ट्रीटमेंट दे दो, आई विल एक्सप्लेन टू द पेशेंट इन सच अ सिंपल मैनर कि पेशेंट को लगे अरे यार ये तो इजी है. अब बात सिर्फ फाइनेंस की है. जब मैं एक्सप्लेन करता हूं, मुझे आज तक कभी इस बात की प्रॉब्लम नहीं हुई फाइनेंस के
क्योंकि मैं हमेशा अपने आप से सवाल करता हूं कि क्या पेशेंट मुझ पे भरोसा करता है या नहीं। ये मेरा जब पेशेंट, मैं अपने आप से यही सवाल पूछता हूँ मेरे कंसल्टेशन के बाद, डज इट ट्रस्ट मी और इट डजंट ट्रस्ट। और जब मुझे पेशेंट्स का ट्रस्ट मिल जाता है तभी मैं पैसे की बात करता हूं, तब तक मैं पैसे की बात करता ही नहीं। और जब पेशेंट मुझ पर ट्रस्ट करता है तब मैं खुले से पेशेंट से पूछ लेता हूं कि सर आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाएंगे तो उस हिसाब से मैं बोलूं, या आप सोचते हैं कि टाइट स्ट्रिंग में जितना लिस्ट में लिस्ट करना है वो करना है, तो उस हिसाब से मैं प्लान करके आपको बताऊं। तो मेरे मन में पेशेंट्स को हमेशा ये बोल देता हूं कि मैं इस तरह से, मुझे प्लानिंग करने में इजी होगी। और जो पेशेंट्स आज के डेट में ऑनले या इनले अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको मैं ये बोलता हूं कि भैया अभी तो क्लास 2 करेंगे, लेकिन अगर ये बार बार निकल रहा है तो एक क्राउन डालने के पहले एक ऑप्शन हमारे पास इनले का है, जो मैं एक्चुअली पहले आपको सजेस्ट करता था, बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सस्ता पड़ता है, तो लेट मी ट्राई दिस। इफ द पेशेंट इज जेन्युइनली नॉट अफोर्डेबल, जैसे अगर मान लीजिए हम क्लास 2 का 1,500 रुपए चार्ज करते हैं और इनले का 5,000 या 5,500 चार्ज करते हैं, अगर वो क्लास 2 अगर एक साल के अंदर निकल गया और अगर हम पेशेंट को इनले की ऑप्शन देते हैं और 5,500 की एस्टिमेट देते हैं, तो मैं बोलता हूँ ये जो आपने 1,500 दिया है इसका फुल क्रेडिट मैं आपको दूंगा 5,500 में, तो आपको 4,000 देगा। कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आरसीटी हो, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे क्राउन्स हो, चाहे वो, दिस इज हेल्प फ्रॉम माई साइड टू डिसाइड फॉर टुडे, एटलीस्ट यू हैव सम टाइम आगे के लिए डिसाइड करो। आरपी जैसे एफपीडी भी नहीं हुआ, इम्प्लांट नहीं हुआ, आरपीडी, आरपीडी भी मैं 2,000 रुपए 2,500 रुपए जो भी है सिंगल टूथ के आरपीडी जो चार्ज करते हैं, वो करने के बाद भी वो पूरा 2,500 का मैं क्रेडिट देता हूं उनको, अगर वो 6 महीने के अंदर आके इम्प्लांट करा एफपीडी। तो इससे जो है ना, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो पेशेंट्स का होता है मेरे साथ फाइनेंशियल मैटर्स में, वो आइस ब्रेकिंग हो जाता है। तो कभी मुझे वो तकलीफ नहीं होती कि पेशेंट या तो मुझसे हार्ड बॉल बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर कहीं और से। और मेरा हमेशा यही मानना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पेशेंट दूसरा कोई डेंटिस्ट के पास न जाए, तो आप उनको पहले बोलिए कि दूसरे डेंटिस्ट के पास जाओ, तभी आप प्लीज मेरी बात नहीं माने, आप जाइए 2 और डेंटिस्ट के पास जाइए, शायद मेरे से अच्छा डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्लान वो करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे भी कुछ समझने को मिलेगा, 1-2 ओपिनियन और लें। तो इससे क्या होता है कि एक माइंड में पेशेंट का वो आ जाता है कि ये डॉक्टर पैसे के लिए नहीं कर रहा है यार, मेरे हित के लिए, मेरे हित। तो जब तक आपके मन में वो आंसर क्लियर ना हो, आप पेशेंट से बात कर रहे हैं। और ये जब आप फॉलो करते हो तो ये फाइनेंशियल वाला जो जो हिचकिचाहट है आपका और पेशेंट के बीच में, ये वाला जो मैटर है वो क्लियर हो जाए। आज तक मैंने, मतलब ये जब से मैंने फोकस किया है, मेरे फाइनेंशियल बार्गेनिंग वाले प्रॉब्लम्स तो खत्म ही हो गए, खत्म ही हो गए। और मेरे यहाँ ठीक है। मेरे एरिया ठीक है में तो सर। बहुत सारे वो यही पेशेंट्स हैं, बार्गेन वाले पेशेंट्स हैं, बट स्टिल विथ मी दे डोंट, विथ मी दे डोंट। ओके सर। सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर, जब हम सर्विसेज में डिसाइड करते हैं तो जैसे आज मैं दिमाग में आता है यार सीबीसीटी ले लूं या ओपीजी मशीन ले लूं, या फिर इम्प्लांट का सपोज मैं, आजकल एमआर आते हैं कि भाई तुम स्ट्रोमैन का खरीद लो, ये खरीद लो, नोबल बाय के खरीद लो। तो जब हम इतनी कॉस्टली आइटम या कैड कैम लगाना चाहते हो तो क्या हमें कैसे डिसाइड करें कि अवर जो क्लिनिक है, वी वी नीड दीज थिंग्स और नॉट?
देखिए सिंपल सी बात है, अभी मेरे क्लिनिक में यहाँ पे ये वाले ब्रांच में आज तक मैंने ओपीजी नहीं डाला। जो मेरे को तो हर कोई उसके अंदर तो नेसेसिटी बताता है कि नेसेसिटी। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट बेचने में, हाई वैल्यू ट्रीटमेंट बेचने में ये इंपॉर्टेंट होता था। यस यू आर राइट। ओपीजी तो बोलते हैं, मेरे मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास ओपीजी नहीं, लेजर है सब कुछ, लेकिन ओपीजी नहीं है। क्यों? क्योंकि एज अ बिजनेसमैन आई एम थिंकिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई एम थिंकिंग टुडे, अगर ओपीजी के क्या यूज है? ओपीजी का ये यूज है कि एक तो आपको होलिस्टिकली ट्रीटमेंट प्लानिंग करने में इजी होगी, और ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर वाले प्लानिंग में आपको मदद। अगर आई एम लूजिंग पेशेंट्स बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से मेरे पेशेंट्स लूज हो रहे हैं, पर मैं करूंगा। अब मेरे से 3 बिल्डिंग, यस, थ्रू टू 3 बिल्डिंग्स डाउन देयर इज ओपीजी सेंटर। तो ऑल माय पेशेंट्स जस्ट गो देयर, दे कम बैक विद द ओपीजी। और मैं बोलता हूं कि आप मेरे कंसल्टेशन भी मत दीजिए, आप पहले जाके ओपीजी लेकर आ जाइए, बाद में मेरा कंसल्टेशन फीस दे दीजिएगा। सो दे आई एम नॉट लूजिंग सिंगल पेशेंट बिकॉज ऑफ। तो which services to add, which will is dependent on what is your market। मैंने लेजर में इन्वेस्ट किया, क्यों? आप समझिए एज अ पेशेंट, व्हाट इज योर मेन फियर ऑफ डेंटिस्ट? फियर ऑफ पेन एंड फियर ऑफ मनी, है ना? तो फियर ऑफ मनी गोज बिकॉज ऑफ यू, फियर ऑफ पेन will go because of technology. So if there is any technology available that will reduce patients treatment time, that will reduce patient discomfort, I am 100% for it। I will not, मैं लोन लेके भी खरीदूं। जैसे सिंगल टूथ एनेस्थीसिया हो गया, अब ये 4 लाख रुपए होने के बाद भी इतना पेनलेस एक्सपीरियंस देता है पेशेंट्स को, ये नॉट स्कैर्ड। अब लेजर हो गया, फ्रीनेक्टमी करनी हो मुझे, फ्लैप्स करने हो, नैप्स हो, लिटरली मैं एनेस्थीसिया तक नहीं देता, जस्ट टॉपिकल से काम चला लेता। तो ऐसे बात हो, इवन एक्सट्रैक्शंस के लिए जैसे पीजो हो गया, पीजो में जो आपके थर्ड मोलर इंपैक्शन जो इतने इजीली निकलते हैं, वो कोई भी और भले आपके मतलब सर्जन को भी, बट आई एम टेलिंग, सो इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स विच इज बेनिफिट फॉर पेशेंट in reducing their pain. To get apical puff, you want to get microscope, you do it for passion, but how many patient will need microscope endodontics? अभी RCT के cases हो गए where you are very particular, you don't want to extract the tooth, you want to do RCT, yes, instrument retrieval kit, if it is there, it is very good, but you are 90% of the cases you are able to bypass it. And if you are able to get a good seal, patients are okay. Statistics are showing that. So I will always think twice about investing in those things which will either not give me return on investment in money or in blessings. आपके जो रिटर्न होना चाहिए, या तो दुआएं होनी चाहिए या पैसे मिलने चाहिए। ना पैसे है ना दुआएं हैं, तो उसमें कोई इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं। सर, आज के टाइम में डेंटिस्ट्री में एक हॉट टॉपिक सर्विसेज को ऐड करने के लिए वो फेशियल एस्थेटिक्स भी बन चुका है। अब अब रिसेंटली में तो ओरल सर्जन को कुछ चीजें भी उन्होंने अलाउ कर दी हैं करने के लिए, लेकिन देर आर वेरियस कोर्सेज गोइंग ऑन। आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि 25% ऑफ क्लिनिक्स खोल रहे हैं विद फेशियल एस्थेटिक्स, ओनली बीडीएस होते हुए भी। तो क्या आपके नजर के अंदर ये फेशियल एस्थेटिक्स अपने क्लिनिक में ऐड करना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, आप फेशियल एस्थेटिक्स ऐड करें, 100%, it's a beautiful thing। You want to do facial aesthetics, you want to do hair, you want to do skin, you want to do anything, you do it, लेकिन don't do it under dental name। You open another company, जैसे आपका समझिए जीडीसी है, तो ये है जीनियस डेंटल केयर, तो आप जीएससी एक ओपन करें, जीनियस स्किन केयर या जीनियस एस्थेटिक सेंटर, तो you incorporate it as a separate company, because you will have to claim GST, because you have to charge GST on those things।
एंड दैट जीएसटी कैन यू हैव टू पे। अगर आप डेंटल कंपनी के नाम पे जीएसटी का कोड लेते हैं और आप कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स में जीएसटी चार्ज करते हैं और बाकी ट्रीटमेंट्स में जीएसटी चार्ज नहीं करते, तो आपको 1 साल के अंदर वहां से बुलावा आ जाएगा, आपको जाके खड़े रहना पड़ेगा 8 घंटे। वो भी मैंने खड़ा, दैट ऑल्सो हैव स्टूड फॉर 8 hours getting interrogated when it was time of service tax. When it was time of service tax, they retrospectively past 6 years they asked me to pay money, almost 3 crore rupees in service tax. I had to stand in court to defend why service tax is not being charged. So if you are registered for GST and you are not paying GST, आपके ऊपर वो claim आएगा ही आएगा, क्योंकि revenue officers पर target होता ही होता है. So one is you do it as a separate company. Second is get a qualified person to do it. Get a qualified dermatologist and stuff. अभी आप DCI का notification भी देखें, oral surgeons are permitted to do hair and other things provided they are trained by a recognized institute. आप मेरे को एक बात बताएं, डेंटल कॉलेजेस इन द कंट्री गवर्नड बाय कमिंग अंडर डीसीआई में ऐसी कौन सी कॉलेज है जो एक सर्टिफाइड प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय डीसीआई है जो हेयर और स्किन के लिए अवेलेबल है? एक भी नहीं है। अब लेकिन डीसीआई के नोटिफिकेशन में यू आर अलाउड इफ यू आर ट्रेन्ड बाय डीसीआई सर्टिफाइड कोर्स। अब जब डीसीआई सर्टिफाइड कोर्स है ही नहीं तो कहां से करेंगे? अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे एकेडमीज और ये जो बनाते हैं, लोगों सीख के आते हैं, कल को कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो कोर्ट में आपको खड़ा रहना है। सो बी केयरफुल। और अगर एक बार नाम खराब हो गया तो फिर बाद में आपका डेंटल बिजनेस भी उसमें इफेक्ट हो जाएगा। सो टू कीप दीज थिंग्स सेपरेट, डू सेपरेट। सर आपने भी देखा होगा कई डेंटल क्लिनिक्स स्ट्रगलिंग में ही होते हैं ज्यादातर, तो उसके अंदर कई लोग है ना एडिशनल सर्विसेज भी देने लग जाते हैं, जैसे वो डायग्नोस्टिक सेंटर का कलेक्शन सेंटर बना लेंगे। तो एज अ मतलब कि बिजनेस सेंस के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, इज इट बेनिफिशियल कि भी वो इस तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप करें? यस, आई से यस, गो फॉर इट, देयर नथिंग रॉन्ग। इससे क्या होता है कि आपके जो पेशेंट्स हैं उनको आपको रेफर करने में, आपके यहाँ ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, सो यू कैन ऑलवेज गेट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डन फॉर योर पेशेंट्स। और जो डायग्नोस्टिक के लिए आते हैं पेशेंट्स, उनको आप एक फ्री डेंटल चेकअप करके क्रॉस रेफरेंसिंग में आपको, क्रॉस मार्केटिंग, क्रॉस सेल्स में आपको डेफिनेटली पेशेंट्स भी मिल जाएंगे, आपका नाम भी फैलेगा। सो आई एम 100% इन फेवर ऑफ डूइंग ए टाई अप और पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड सिमिलर ओरिएंटेड बिजनेसेस। ऐसा नहीं है कि आप बिरयानी दुकान के अंदर एक छोटा सा एक आप डेंटल चेयर डाल दो, ये नहीं कह रहा मैं। ये सिमिलर अलाइड जो इंडस्ट्री है उसका आप शॉप इन शॉप मॉडल करें तो यस, आई थिंक आई एम ऑल फॉर इट 100%। उससे आपका थोड़ा अगर रेवेन्यू शेयर भी बच जाता है उसमें, बट ये है कि ऑपरेशनली जैसे डायग्नोस्टिक सर्विस हो गया तो सुबह में 6 बजे आएंगे लोग अपना फास्टिंग ब्लड शुगर कराने, तो आपका डेंटल क्लिनिक सुबह 6 बजे खोलने के लिए कौन आएगा? और उस टाइम पे अगर जो पेशेंट आया उसको अगर डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए तो डॉक्टर आपको आपको मौजूद हो। तो ये सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए अगर आप रेडी हैं तो यस, यू कैन डू इट। ओके सर, मेरी तरफ से तो क्वेश्चन सारे ओवर हो गए हैं। अगर आपके पास कुछ हो सर्विसेज को रिगार्डिंग कुछ और एनलाइटन करने के लिए। मैं आई ऑलवेज बिलीव एक चीज जो है ना, हम बहुत बहुत मुश्किल बिजनेस है यार हमारा, कि हम जो कैसा है अपना बिजनेस, आप कोई लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप पैसे दे के वही खाना खाते हैं जो आपको पसंद है। आप मूवी जाते हो, वो पैसे देकर जाते हो उस एक्टर को देखने या एक्ट्रेस को देखने जिसको आप पसंद करते हो। लेकिन डेंटिस्ट्री एक ऐसी बिजनेस है जहाँ पे हम पैसे लेकर के पेशेंट को टॉर्चर देते हैं। तो इस बिजनेस इज नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इस। लेकिन इसमें अगर सक्सीड होना है तो एक तो पेशेंस हमें बहुत जरूरी है, कंपैशन बहुत जरूरी है। और मैंने हमेशा ये देखा है कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इतना सारा कुछ करते हैं पेशेंट्स के लिए यार, लेकिन पेशेंट्स तो कुछ हमको देखे बिना भी चले जाते हैं।
So always remember, you will have only 1/3 of the patients who will say thank you doctor. There will still be 1/3 of the patients who will say कि यार फोकट में थोड़ी किया, पैसे लिया किया ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है. और there will still be 1/3 patients who will say अरे इसमें क्या है यार, ये इससे थोड़ा तो बेटर करना चाहिए था, या डॉक्टर महंगा ले लिया और डिस्काउंट देना चाहिए था, अरे यार सिर्फ कॉफी पिलाया, ऑरेंज जूस पिलाना चाहिए था. तो देयर विल बी सम पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन. तो नो मैटर, जैसे गीता में हम कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो, आप अपने कर्म से खुश रहो, पेशेंटली काम कीजिए, तभी आपको वो वैल्यू आपके अंदर भी आएगा, आपके पेशेंट्स के अंदर भी आएगा. दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज. तो आज के डेट में मैं सुबह उठ के बस यही बोलता हूँ, प्रे करता हूँ कि यार जो पेशेंट्स मेरे यहाँ से बाहर जाए, जो लोग मेरे यहाँ काम करने आए, वो खुश रहें. सर बस एक एंडिंग नोट के ऊपर मुझे आपकी बात करते करते एक चीज याद आई कि जब मैं बिजनेस की वो पढ़ा करता था, बुक्स पढ़ा करता था, तो एक सर्विसेज के ऊपर ये एक एग्जांपल भी होता था कि जब सब जानते हैं एप्पल कंपनी से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया एंड व्हेन ही री एंटर, तो उस वक्त एप्पल है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो जिसके अंदर से उसने मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स थे वो बंद कर दिए, स्टेटिंग दैट कि हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है लेकिन वो बेस्ट बनाना है, और जो बाकी प्रोडक्ट पे जो उनके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो रिसोर्सेज बेमतलब में नहीं जाएंगे, जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो. तो ओवर द इयर्स आपने ऐसा कोई अपनी सर्विस या कोई चीज ऐसी बनाई कि जिसके ऊपर आपने कहा भाई मैंने ये चीज नहीं करनी, इट्स नॉट फ्रूटफुल, और बाकी चीजें ठीक है, या मतलब कि जिसमें से आपने अपनी सर्विसेज में से कोई मेन्यू में से कोई चीज डिलीट कर दी हो? मैंने बहुत सारी चीजें डिलीट तो की हैं, लेकिन एक चीज जो कंसिस्टेंट रखी है वो बताता हूँ, कस्टमर सर्विस. बिकॉज आज के डेट में अगर आपको अपने क्लिनिक को कोई भी और क्लिनिक से अगर डिफरेंशिएट करना है, तो वो एक ही दैट इज चीज है, कस्टमर वो सर्विस. कस्टमर सर्विस. बिकॉज आपका रूट कैनाल और मेरे रूट कैनाल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कोई इम्प्लांट से कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है. अगर आप क्लिनिक एक जगह पे क्लिनिक खोलते हो, तो टेंशन बाकी के डेंटिस्ट को होनी चाहिए, आपको नहीं, क्योंकि उनको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा. आप अपने अपना लेवल इतना ऊपर कीजिए कि आपके आजू बाजू के लोग जो हैं वो सब डर के अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करें. इससे जो है हमारे देश का भी क्वालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री बढ़ेगा, और हमारे डेंटिस्ट्री की कीमत मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, और हम एक बेटर सर्विस अपने सोसाइटी को, अपने पेशेंट्स को दे पाएंगे. सो वैल्यू योर कस्टमर्स, नंबर वन, फर्स्ट, ऑलवेज. दैट वुड बी माय. ठीक है सर. सर आज का टॉपिक एंड करते हैं फ्रेंड्स. मैं भी सर की से काफी आपने देख लिया होगा, काफी चीजों में डिफरेंट हूँ. लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूंगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. सर्विसेज को पेशेंट का सोच के भी करिए, सिर्फ अपना फेसबुक के ऊपर फोमो के पीछे ना भागिए, और अपना स्टे अहेड भी रखना जरूरी है. आज से 2000 में जब सर ने प्रैक्टिस जब स्टार्ट करी हो, रूट कैनाल कोई डेंटिस्ट नहीं करता होगा तो उसका काम चल जाता था, लेकिन आज वो क्लिनिक सरवाइव नहीं कर सकता. आज से 10 साल पहले जो इम्प्लांट नहीं करता था वो सरवाइव कर सकता था, लेकिन आज के अगले 10 साल बाद हो सकता है पेशेंट आएगा, दरवाजा खोलेगा और आपसे इम्प्लांट के बारे में ही पूछेगा. तो मुझे लगता है इम्प्लांट भी एक ऐसी चीज है. 2011 में जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया तो कंपोजिट एस्थेटिक फ्रैक्चर्ड इंसाइज किसी का वो कंपोजिट से नहीं करता था मैं, मेरा काम चल जाता था, मैं कैप ऑप्शन बताता था. लेकिन आज मेरे को लगता है कि अगर मैं वो ऑप्शन सर्विस से डिलीट कर दूं तो मेरा काम नहीं चलेगा. तो अपने आप को स्किलफुल रखना भी बहुत जरूरी है, नई नई चीजें सीखना जरूरी है, एंड एक्सपेरिमेंट करते रहना भी जरूरी है. क्या वो आपकी ऑडियंस के लिए है या नहीं है? एक सक्सेसफुल आदमी में सक्सेस कम करी होती है उसने, लेकिन फेलियर्स ज्यादा करे होते हैं. बस वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसके एक या दो चीज ही उसको बहुत आगे ले जाती है. तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी, नई चीजें सीखी, जैसे बताया मैंने ऑलरेडी, इनले ओनले सीखा, माइक्रोस्कोप खरीदा. वो मेरे ऑडियंस के लिए बेटर नहीं था, लेकिन मेरे लिए ऑर्थो सीखना बहुत फ्रूटफुल रहा, मेरे लिए कंपोजिट सीखना फ्रूटफुल रहा. 5 साल तक इम्प्लांट मेरे लिए जीरो था, मैं ये सोचता था ये भगवान मैंने इससे बढ़िया एफडी करा दी होती, लेकिन वो आज मेरे लिए फ्रूटफुल हो रहा है.
तो यू शुड एक्सपेरिमेंट ऑन योर सर्विस और अपने सर्विस को अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मेरी सर्विस जो मैं प्रोवाइड करता हूं वो आपके लिए नहीं हो सकती, और डॉक्टर कृष्ण राज जो करते हैं वो मेरे लिए नहीं हो सकती। हम सबका कस्टमर बेस अलग है, क्लिनिक का साइज अलग है, लोकेशन अलग है, पैसा अलग है, और हमारी स्किल्स भी अलग है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि और किसी पिलर के बारे में बात करेंगे मार्केट्स के। थैंक यू एंड फॉर कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बंद कर देते सर।